Hello friends, I am Nitya Sharma. Welcome to the Thool Academy. आज से हम हमारे MPPSC के पेपर 1 के पार्ट 1 जो कि इतिहास एवं संस्कृति है की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय प्राचीन इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं। सिलेबस में टॉपिक 1 की अगर बात करते हैं तो उसे भारतीय इतिहास दिया गया है, जिसमें भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक टॉपिक में दिया गया है। इसी को सिलेबस को हमने ध्यान में रखते हुए आज हम हड़प्पा सभ्यता पर डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, सिंधु सभ्यता में क्या क्या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमें अवशेष प्राप्त हुए, वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस सब पर हम आज विस्तार से डिस्कस करेंगे, उनको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसे अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीकरण और कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि जो पहली बार उत्खनन किया गया तो वो हड़प्पा, जो कि वर्तमान में पंजाब, ये वो पंजाब है जो पाकिस्तान कुछ शेष भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। बाद में सिंधु नदी के पास से भी जब उत्खनन कार्य हुआ तो अवशेष प्राप्त हुए, तो इससे ये माना जाने लगा कि जो ये सभ्यता है ये सिंधु घाटी के पास फैली हुई सभ्यता है, तो इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। ये किस तरह से फैली हुई थी और सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किस तरह से उसके आसपास जो क्षेत्र थे वहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए, इसकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है उसका कालक्रम, ये टाइम पीरियड क्या था। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड को समझने के लिए इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे उस समय और अवस्था के आधार पर हम समझ सकते हैं। और अगर इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये सभ्यता 7570 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विभिन्न कालक्रमों में ये बटी हुई थी, विभिन्न टाइम पीरियड में ये बटी हुई थी। सबसे पहले हम जानते हैं जो 7570 से 3300 ईसा पूर्व में यह पूर्व अवस्था, जो कि प्रारंभिक अवस्था थी, इसे नवपाषाण अवस्था भी कहा जाता था। इस समय पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इसी काल में आगे चलकर जो पत्थर और तांबे का प्रयोग किया जाने लगा तो इसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाने लगा। तो जो ये ताम्रपाषाण युग है और नवपाषाण युग है, इसके अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस तरह जो हमने डिस्कस किया, जो ये प्रथम काल था, ये जो हम इसको पूर्व हड़प्पा के नाम से जानते हैं, इसके अवशेष हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये नवपाषाण अवस्था के रूप में जाना जाता है। आगे हम जानेंगे जो प्रारंभिक हड़प्पा है, ये 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इस काल में तांबे के साथ अन्य धातु मिलाकर कांस्य का प्रयोग किया जाने लगा था। तो इस अवस्था को क्या कहा जाने लगा? कांस्य युग, जिसके अवशेष हमें बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। ये बलूचिस्तान जो कि पश्चिम एशिया में स्थित है। इसी तरह 2600 से 1900 ईसा पूर्व में ये टाइम पीरियड, जिसमें हड़प्पा सभ्यता परिपक्व अवस्था में आ गई थी, इसे
नगर सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी टाइम पीरियड की बात 1900 ईस्वी पूर्व, ये टाइम पीरियड जिसे हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व अवस्था के रूप में जाना जाता है। इस समय पर क्या हुआ था, जो हड़प्पा सभ्यता है वो अपने परिपक्व अवस्था में आ गई थी। नगर सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो नगर सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इसी टाइम पीरियड में प्राप्त हुए हैं, ऐसा माना जाता है। इस अवस्था को मध्य कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अवशेष पंजाब से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं जो 1900 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व। देखिए इसमें आपको क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा, हम आपको इसके जो वीडियो है, इसका वीडियो लेक्चर है, इसके PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आप और अच्छे से देख पाएंगे। तो जो ये 1900 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व ये टाइम पीरियड है, इसे उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में क्या था, जो कांस्य का प्रयोग था वो प्रचलन में आ गया था, जिसे उत्तर कांस्य अवस्था का नाम दिया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में, इस टाइम ड्यूरेशन में धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का विलोपन होना शुरू हो गया था। आइए हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ और किस तरह ये सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु नदी, जिसको इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं, के पास ये फैली हुई थी, जो कि में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है। सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे मैप में देख रहे हैं हड़प्पा, उत्तर में इसमें कालीबंगा, रोपड़, पश्चिम में आप देख पा रहे होंगे मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा के दक्षिण में स्थित है, पूर्व में आलमगीरपुर है और दक्षिण में लोथल है। इस तरह ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी, जिसके अवशेष इन स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता कुछ इस तरह से त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। इन सभी क्षेत्रों और की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं जो अवशेषों के संग्रहण हैं या जो इन सबको कलेक्ट करके रखा गया है अभी भी, तो वो पुरातत्व विभाग में इसको संग्रहित किया गया है। 1872 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, जिसे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि उस समय पर ब्रिटिश काल था, तो ब्रिटिश काल में आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, और इनके ही योगदान रहा जो कि पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो क्या क्या रहे हैं। तो जो परिपक्व अवस्था की हम बात करते हैं तो इसमें परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है। इनमें केवल नगर हैं, जिनमें दो प्रमुख हैं जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगर स्थलों की बात करते तो जैसे ही आप मैप में देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये स्थल हैं जिनके माध्यम से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। और भारत में जो इस संस्कृति रही है हड़प्पा सभ्यता की, उसको हमने जाना है इन स्थलों के माध्यम से। तो जैसा आप ये मैप में देख पा रहे हैं कि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा है, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो और सोकाको, इस तरह से ये कुछ स्थल हैं जिनके माध्यम से हमें वहाँ के आर्ट और कल्चर और वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। आगे हम इन सब स्थलों की विस्तार से चर्चा करेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि जो ये स्थल थे इनकी खोज कैसे हुई। तो जब हम उत्खनन और खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हड़प्पा, जो कि पंजाब में स्थित है, यहाँ पर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में उत्खनन कार्य किया गया। उसके बाद मोहनजोदड़ो, जो कि लड़काना में स्थित है, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसमें यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। मोहनजोदड़ो के बाद चाहुंदरो, जो कि सिंध के दक्षिण में स्थित है, 1931 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया, जो कि NG मजूमदार द्वारा किया गया। लोथल, गुजरात, 1957 में रंगनाथ राव द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा, राजस्थान, 1953-1960 में अमलानंद और BK थापर जी के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। बनवाली, हरियाणा, 1973 में RS बिष्ट के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। इस तरह अगर हम बात करते हैं, जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इन स्थलों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं और इन सब की आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि ये जो उत्खनन कार्य किया गया वो किन किन के द्वारा किया गया, ये स्थान कहाँ कहाँ स्थित है और खोज कब की गई। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस तरह से यहाँ फैली हुई है। और हड़प्पा सभ्यता के अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पर विस्तृत थी, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, 1921 में जब यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था तो यहाँ पर ध्वस्त टीले मिले हैं। टीले मतलब जो कि काफ़ी ऊंचाई पर जो बने हुए थे वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं। तो इन किलों को बुर्ज बनाकर मजबूत बनाया जाता था। बुर्ज बनाकर मतलब जैसे किलाबंदी होती है, वो किलाबंदी मजबूती से की गई थी सुरक्षित रखने के उद्देश्य से। तो इस तरह से वहाँ पर जो किलाबंदी की गई थी उनको बुर्ज कहा जाता है। बुर्ज बनाकर मजबूत किया जाता था। अनाजों को रखने के लिए एक चबूतरा वहाँ से मिला है। तो इस तरह से वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे अनाजों का संग्रहण कुछ इस तरह से किया जाता था। इसमें जौ और गेहूं के दाने मिले हैं। तो जो जिससे ये पता चलता है कि जो वहाँ पर खाद्यान्न में यूज़ होता था वो सबसे ज़्यादा जौ और गेहूं का उपयोग वो करते थे। इसी तरह हड़प्पा स्थल में मिट्टी के बर्तन, तांबे, कांसे के औजार, मिट्टी की आकृतियाँ, मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से मोहरें जो हैं वो उसका मतलब पैसों से नहीं है, क्योंकि उस समय पर तो स्थिति ऐसी थी कि जो बैटल सिस्टम चलता था, जैसे कि लेन देन जिसको हम बोलते हैं विनय प्रणाली थी वहाँ पे, कि जो वस्तु का जो लेन देन होता है ना, कि जैसे कि हमारे पास गेहूँ है तो आप हमें सब्जी दे दो। तो इस तरह से जो सिस्टम पॉलिटी है, यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वहाँ पर मोहरे का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, जिसको हम चुंगी बोलते हैं, जिसको हम रिसिप्ट में, उसमें इनका प्रयोग होता था। तो ये वो मोहरे हैं। तो इस तरह से हमें वहाँ पर मिट्टी के बर्तन, तांबे, कांसे के औजार, मिट्टी की आकृतियाँ तथा मोहरे प्राप्त हुई हैं। नगरीकरण की बात करते हैं तो वो हड़प्पा सभ्यता से हमें नगरीकरण के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जैसा आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर जो मकान बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ये 1 से 2 मंजिल भी होते थे। जो वहाँ पर सड़कें होती थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी।
तो जिस तरह से अगर हम नगरीकरण की बात करते हैं तो ये जो एक नगर की जो बात की जाती है, जहाँ पर सड़कों की बात, सड़कें होती हैं जो पक्की सड़कें होती हैं, अगर हम पानी निकासी की बात करते हैं तो जो पानी का बहाव है, पानी का जो, जैसे आज किनारे सीवरेज वगैरह देखते हैं, जिस तरह से पानी की व्यवस्था होती है, तो उस समय पर हड़प्पा सभ्यता में भी ये व्यवस्था देखी गई थी, जो एक नगर के लिए मानी जाती है। साथ ही जो हड़प्पा नगर है वहाँ पर शवाधान किले के दक्षिण में होता था। तो उत्खनन में लगभग 57 ऐसे शवाधान मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मृतक के पास दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। कुछ शवाधानों को ईंटों से जो चिनाई होती थी, मिट्टी से की जाती थी, मतलब उनको एक पक्का कब्र के रूप में बनाया जाता था, ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नगरीकरण की व्यवस्था कुछ इस तरह हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। आगे हम विस्तार से जानेंगे मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो ये, जैसा आप ये मैप में ही देख पा रहे हैं, ये हड़प्पा के दक्षिण में लरकाना में स्थित था। 1922 में दयाराम साहनी द्वारा और राखलदास बनर्जी द्वारा इनके उत्खनन का कार्य किया गया। जैसे ये आप पिक में देख पा रहे हैं, भवन में जलापूर्ति एवं निकास के लिए यहाँ पर भी नालियाँ बनी हुई थी। छोटी नालियाँ ईंटों से और बड़ी नालियाँ शिलाओं से ढकी होती थी। मोहनजोदड़ो में का सबसे प्रसिद्ध विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में देखा जाए तो इस भवन, इस स्नानागार के अलावा भी जो घर होते थे वहाँ पर 2 मंजिल के घर मिले हैं, और कुछ घरों में 2 मंजिलों पर पाश्चात्य शैली के शौचालय की चिन्ह भी मिले हैं। प्रत्येक गली व सड़क में पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी होती थी, और जो, जैसे हमने बताया कि जो छोटी छोटी नालियाँ थी वो छोटी छोटी नालियाँ जो होती थी वो ईंटों से, और जो बड़ी नालियाँ थी वो शिलाओं से ढकी होती थी। जल व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था। पानी के लिए कुएं बने होते थे। ऐसा अवशेषों से प्राप्त हुआ है कि जो कुएं की मेड़ है वहां पर रस्सियों के भी निशान मिले हैं। अब हम आगे, इसी से रिलेटेड है मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, जो कि सबसे प्रसिद्ध भवन विशाल स्नानागार है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको क्या है जिसको इतना प्रसिद्ध माना गया है। साथ ही जो ये क्वेश्चन आते हैं अधिकतर वो मोहनजोदड़ो के स्नानागार से संबंधित आते हैं। जैसा कि जहाँ तक मुझे याद है पिछले 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ऐसा पूछा गया जहाँ तक मुझे याद है। तो हम इनके बारे में जानते हैं। जो ये स्नानागार, जैसा कि आप यहाँ पिक में देख पा रहे हैं, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। जब मोहनजोदड़ो का ये स्नानागार खोजा गया था, इसको उत्खनन करके ये प्राप्त हुआ था, तो मार्शल, जो कि उस समय पे ब्रिटिश में थे, मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। वर्तमान में इसकी स्थिति देखी जाए तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये लगभग 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और करीब 3 मीटर गहरा स्नानागार है। पक्की ईंटों का ये बना हुआ रहता था, पक्की ईंटों का बना हुआ है। पानी के बहाव को रोकने के लिए यहाँ पर चूने का प्रयोग किया गया है, और इनको जो जुड़ाई की गई है वो जिप्सम और बिटुमन से जुड़ाई की गई है। अब जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो ये, इसको जो चूड़ा किया जाता है तो ये सीमेंट बनती है। तो अब सोचिए कि जो वो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो वो उस समय पर भी उन लोगों को इतना नॉलेज था कि ये सीमेंट है, इसको जुड़ाई करने पर पानी का बहाव रुक जाएगा। तो इस तरह से ये जो जुड़ाई की गई थी उस समय पर जिप्सम और बिटुमन से
को मिलाकर इसमें जलाशय को एकदम पक्का बनाया गया था, सुदृढ़ बनाया गया था। और जलाशय के कुंड के चारों ओर छोटे छोटे यहाँ पर कमरे निर्मित किए गए थे। तो जो ये कमरे होते थे, यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो प्रत्येक कमरे हैं वो उसमें सीढ़ियाँ होती थी, ऐसा अवशेष मिले हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कमरे हैं वो दूसरी मंजिल में भी जाते थे। और इन्हीं कमरों में से एक कमरे में कुआं भी मिला है, जिसका प्रयोग संभवतः इस जलाशय को भरने के लिए किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। कई इतिहासकारों द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो ये विशाल स्नानागार है, इसका प्रयोग अनुष्ठानिक मतलब पूजा पाठ कर्मकांड के लिए किया जाता होगा। ऐसे ही एक इतिहासकार हैं डी कौशाम्बी, जिन्होंने ये कहा है कि जो इस स्नानागार की तुलना उन्होंने कालांतर के संस्कृत ग्रंथों में, जो कि बार बार यूज़ हुआ है, पुष्कर और कमल सरोवर से की है। तो इस तरह से हमने जाना मोहनजोदड़ो के बारे में और वहाँ के विशाल स्नानागार के बारे में। आगे हम जानते हैं चहुंदरो, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। ये स्थल सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके, जिसको हम बीड्स बोलते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल बीड्स होते हैं, ये वहाँ पर बनाए जाते थे। और जो बीड्स हैं उनका यूज़ ज़्यादातर किसमें किया जाता है, साज सामग्री बनाने में, हार वगैरह बनाने में, इस तरह से जो बीड्स हैं उनका यूज़ किया जाता था। चहुंदरो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक का प्रमाण चहुंदरों से प्राप्त हुआ है। तो जो हम जैसे हम मनके की बात कर लेते हैं, और जो मनके के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर साजो सामान की चीज़ें थी वो वहाँ पर बनती थी, ऐसा वहाँ पर माना जाता है। जो कारखाने थे वहाँ पे बने, उसके माध्यम से बनती थी। इस जगह जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन का भी यूज़ किया जाता था। आगे हम लोथल की बात कर रहे हैं। लोथल ये एक महत्वपूर्ण संपन्न व्यापार केंद्र था जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर मोती, जवाहरात, कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक भेजे जाते थे। मतलब यहाँ से हमें व्यापार, विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिलते हैं। मनकों को बनाने की तकनीक और उपकरणों का समुचित विकास हो चुका था। जैसा हमने चहुंदरो में देखा कि वहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, वैसा ही हम लोथल में पाते हैं कि यहाँ पर मनकों को और अधिक टेक्नोलॉजी से और डिज़ाइन करके बनाया जाने लगा होगा, उसका समुचित विकास हो गया था। प्रमुख खोजों में एक टिला, एक नगर, एक बाजार स्थल और एक गोदी, जिसको बंदरगाह कहते हैं, शामिल है। तो जो ये आप पिक में देख पा रहे हैं, जो व्यवस्था थी लोथल में, वहाँ पर एक ऊंचा टीला बना हुआ था जहाँ पर नगर था, एक बाजार स्थल था और वहाँ पर एक बंदरगाह भी था, देखा गया है, जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता था। यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई चंदू, जो मकान के दरवाजे, मतलब जो वहाँ पे मकान हुआ करते थे, उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो इस तरह से हमने लोथल के बारे में जाना। और जो बंदरगाह की बात करते हैं, जो बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए वो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे हम जानेंगे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा तीसरा बड़ा नगर सिद्ध हुआ। अगर हम आर्ट और कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तांबे की बनी हुई चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के गंगानगर में स्थित है।
जो उत्खनन से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हमें इसी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक में देख पा रहे होंगे कि तांबे धातु से निर्मित औजार, हथियार, मूर्तियाँ आदि हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसका नाम कालीबंगा रखा गया। तो इस तरह हमने जाना कि कालीबंगा कहाँ स्थित है और वहाँ से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनवाली हरियाणा के पास हिसार जिले में स्थित है। ये हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा के पश्चात यहाँ पर दो सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो वो पाषाण युग के जो पत्थरों का यूज़ करते थे उन लोग, वो सभ्यता, और हड़प्पा के बाद जैसा कि हमने बताया कांसे का उपयोग किया जाने लगा था। कांस्य धातु भी इस क्षेत्र में मिली हैं। अच्छे किस्म की जौ प्राप्त हुई है और हल आकृति का खिलौना यहाँ से प्राप्त हुआ है। जौ की अलग अलग तरह की किस्में होती थी, तो जो बनवाली है वहाँ पर जौ की उत्तम किस्म प्राप्त हुई है। नगर योजना की अगर हम बात करें तो जो बनवाली है यहाँ पर नगर कुछ शतरंज के जाल की तरह फैला हुआ था, जिसमें हम अगर बात करें तो ये मेन सड़क भी जाती थी और फिर उसके अंदर गलियां गलियां और इस तरह से ये फैला हुआ था, जो कि दिखने में एक शतरंज के जाल की तरह दिखता था। यहाँ से पत्थर एवं ईंटों के मकान के भी साक्ष्य मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ियों के निशान भी मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है, जो हमने बनवाली में देखेंगे तो इसमें दो तरह की सभ्यता, जैसे मकानों की बात करें तो पत्थर के मिट्टी के मकान मिले हैं, सड़कों पर बैलगाड़ियों के निशान मिले हैं। इस तरह से बनवाली में हमें दो तरह की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं और नगर सभ्यता कुछ शतरंज के जाल के रूप में हमें यहाँ से अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है। तो इतना हमने जाना बनवाली के बारे में। आगे हम जानेंगे अब गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा, जिसको 1990 में डॉक्टर RGP जोशी द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। यहाँ पर हमें सुरक्षा से युक्त विशाल दुर्ग प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो नगर की व्यवस्था थी ये 3 भागों में विभाजित थी। ये 3 भाग थे। जैसा हम ये मान सकते हैं कि जो पहला भाग हो सकता है वो प्रशासनिक अधिक लोगों के लिए और राजा लोगों के लिए हुआ करता था। ऐसे ही दूसरा जो भाग था वो अधिकारियों के लिए, जो वहाँ पे उस समय पर रहते होंगे, जो उच्च वर्ग मध्यम वर्ग के थे उन लोगों के लिए होगा। और ऐसे ही तीसरा जो भाग था वो दुर्ग के बाहर जो कृषि क्षेत्र करते होंगे, चारागाह के रूप में होंगे, उनके लिए होगा। ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो इस तरह से जो नगर व्यवस्था हमको मिली है वो 3 भागों में विभाजित मिली है। जल की व्यवस्था करते हैं तो अगर हम जल प्रबंधन की बात करते हैं तो वहाँ पर सुचारू जल व्यवस्था थी। यहाँ के लोग जल संरक्षण के लिए कुशल थे। बांध का जो उदाहरण मिलता है वो हमें धौलावीरा से मिलता है। यहाँ पर करीब 7 मीटर गहरा एक जलाशय मिला है, जिसमें करीब 2.5 लाख टन घन पानी इकट्ठा हो सकता है। ये इतना गहरा और चौड़ा जलाशय यहाँ से मिला है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो धौलावीरा है, वहाँ से हमें बांध के रूप में एक जलाशय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बहुत बड़ा बांध तो नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम्पल लेकर ही बांध की योजना बनाई गई होगी, या उसका एग्जाम्पल लेकर ही आज हम जो बांध देखते हैं वो बने होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इन विशेषताओं के कारण सिंधु सभ्यता को एक उत्कृष्ट श्रेणी में ला दिया गया।
तो जो ये हमने अभी तक जितने हमने अवशेष देखे, जितने हमने क्षेत्र में बात की है अवशेषों की, वो सब एक नगर व्यवस्था की तरफ इंगित करते हैं, इसकी तरफ इशारा करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से हमें क्षेत्र मिले और वहाँ पर हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, किस तरह से वहाँ पे नगर सभ्यता फैली थी। आगे हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में। यदि व्यवस्था की बात करते हैं तो ऐसा इतिहासकारों का और विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में जो समस्त प्रशासन है वो एक ही व्यक्ति राजा के अनुसार होगा। यहाँ पर दो राजधानियाँ हम मान सकते हैं, यहाँ पे दो राजधानियाँ थी जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रूप में थी। जैसा कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखा था कि वो एक विशाल नगर के रूप में थे, जहाँ हमने हड़प्पा में देखा कि एक नगर की व्यवस्था थी, बुर्ज बनाया गया था, बुर्ज का निर्माण किया गया था, तो वो एक राजधानी में ही इस तरह से किलाबंदी होती है। मोहनजोदड़ो में हमने देखा कि विशाल स्नानागार था और वहाँ से किस तरह से धर्म अनुष्ठान का कार्य होता था। तो इस तरह से जो बड़े बड़े नगर के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जिससे हम राजधानी उस समय की मान सकते हैं। इसी तरह विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है देखी गई है। तो जो विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो उस समय प्रशासन की व्यवस्था थी वो एक ही राजा या सरदार द्वारा चलाई जाती थी और जो समस्त शक्तियां थी वो शासक में ही केंद्रीकृत थी। सिंधु सभ्यता में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी देखी जा सकती, क्योंकि जो हम जिसकी कुशलता और अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। शांतिपूर्वक राजनीतिक स्वरूप, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें अधिकतर अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई हार्मफुल औजार हमें वहाँ पे मिला नहीं है। जो भी औजार मिले हैं, वो हथियार मिले हैं, वो डेली यूज़ के ही मिले हैं। तो और जो व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जो राजा था, राजा के अनुसार ही वहाँ उसके जो लोग कबीले के जो लोग होते थे अपने सरदार की बात मानते थे, उसका अनुसरण करते थे। तो इस तरह से जो व्यवस्था थी वो काफ़ी शांतिपूर्वक एक राजनीतिक एग्जाम्पल मिलता है हमको यहाँ से। इसी तरह अगर कुछ इतिहासकारों की बोलें तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था का कोई स्पष्ट प्रमाण मिला नहीं है। ऐसी कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी। कबीले के रूप में ये बसे थे और एक कबीले का सरदार होता था जिसकी बात सब मानते थे। वहाँ पे कुछ इस तरह से व्यवस्था थी। वहाँ पे हमने नगर व्यवस्था देखी कि किस तरह से वहाँ पे जो नगर व्यवस्था थी वो एक सुरक्षित किले के रूप में व्यवस्था थी। किले बनाए गए थे, बुर्ज बनाए गए थे और जिससे कि नगर को सुरक्षित रखा जा सके। राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं वो कुछ इस प्रकार से थी। आगे हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। एक विशेष वर्ग हुआ करता था जो नगर से जुड़ा था। यहाँ पर शासक, उच्चाधिकारी रहते थे। दूसरा संपन्न मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी, लिपिक, अन्य कुशल कारीगर आते थे। इसी तरह तीसरा जो वर्ग था, यहाँ पर किसान, मजदूर तथा अन्य श्रमजीवी आते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से समाज वहाँ पर बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था वहाँ पर नहीं देखी गई है। भोजन की बात करते हैं तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मुख्य रूप से गेहूं और जौ का भोजन में उपयोग करते थे, मांसाहार का उपयोग करते थे।
रहन सहन और पहनावे की बात करते हैं तो यहाँ पर सूती वस्त्र तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। इन्हें साज श्रृंगार का भी शौक था। हार, अंगूठियां, कड़े, कुंडल, बालियां, ये सब अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, जिससे ये माना जा सकता है कि जो वहाँ के स्त्री और पुरुष थे दोनों ही ये पहनते होंगे। आभूषण में सोने, चांदी, हाथीदांत और रत्नों के भी आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि ये बताते हैं कि जो वहाँ पे आभूषण थे वो सोने, चांदी, हाथीदांत तथा रत्नों के बने होते थे। तो जो सामाजिक व्यवस्था है कि किस तरह से हमने जाना कि वहाँ पे जो समाज की व्यवस्था थी वो एक वर्ण व्यवस्था के रूप में ना होकर एक वर्ग के आधार पर विभाजित थी। भोजन के रूप में वो मांसाहार भी करते थे और जो अनाज थे उनके मुख्य वो गेहूं और जौ थे। वस्त्र और आभूषण में ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आभूषणों में हार, अंगूठी, कुंडल इत्यादि वो पहना करते थे। तो इस तरह से हमने जाना कि जो वहाँ की सामाजिक स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी। इसी तरह हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो जो उनका आय का स्रोत था, जो प्रमुख साधन था वो था कृषि। विशाल नगरों में संपन्नता ये बताती है कि इस काल में आर्थिक जीवन संपन्न था। प्रमुख व्यवसाय इनका कृषि था। कृषि में जौ और गेहूं इनकी मुख्य फसलें थी। पशुपालन का भी इनको नॉलेज था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, हाथी, सुअर, कुत्ते आदि ये पालतू पशु के रूप में पाले जाते थे, लेकिन ऊंट के चिन्ह हमें कहीं पर नहीं मिले हैं। शिल्प व्यवसाय, पशुपालन के साथ साथ इनको शिल्प कला का भी ज्ञान था। मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े जो बर्तन जिसको बोलते हैं भांड, खिलौने आदि ये बना सकते थे। सोने चांदी के आभूषण बनाते थे, जिनमें हार, बाजूबंद, कंगन, अंगूठी ये सब वो बनाया जाता था। व्यापार, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार अति उन्नत था। उन्नत था मतलब वहाँ पे देखिए, जब हमने चर्चा की है पिछले भी हमने जैसे लोथल में हमने जाना कि जो व्यापार होता था वो ना सिर्फ एक जगह पे बल्कि एक देश से दूसरे देश में भी होता था। तो व्यापार उन्नत अवस्था में था। तांबा, सोना, चांदी आदि आयात किया जाता था और इसी तरह जो मिट्टी के बर्तन हैं, सूती कपड़ा तथा श्रृंगार आदि सामग्री निर्यात की जाती थी। तो जो आवागमन का साधन था ये नाव से होता था, बैलगाड़ियों से होता था, रथ भी उस समय पे देखे गए हैं तो रथ होता था, नाव से आवागमन होता था। कपड़े बुनना, जो वहाँ पर उस समय पर जो सूत का इस्तेमाल होता था, सूती कपड़े बनाए जाते थे और सूती कपड़े का ही व्यापार भी किया जाता था। तो उस समय पे उन लोगों को कपड़े बुनने का भी नॉलेज था और ये व्यवसाय के रूप में था। इसी तरह हमें आर्थिक व्यवस्था के रूप में नापतोल की जो बात करते हैं, नापतोल में सिंधु घाटी सभ्यता से तौल के बराबर बाँट उपलब्ध हुए हैं जो कि पत्थर से बने हुए थे। सबसे छोटा बाँट 13 से 64 ग्राम का है, जो कि यहाँ पर जैसे इकाई की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से जो आंकड़े बटे हुए थे ये अलग अलग इकाई के बटे हुए थे, जो कि 164 और 160 तक जाते हैं। तराजू भी अनेक खंड में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो नापतोल की स्थिति थी वहाँ पे कुछ इस तरह से थी। और जो लेन देन की हम बात करते हैं, जो व्यापार में यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर मुद्रा प्रणाली नहीं थी उस समय पर। जो व्यापार होता था वो और व्यवसाय होता था वो वस्तुओं के लेन देन पर चलता था। जैसा कि आप यहाँ पर पिक में भी एग्जांपल दे रहे होंगे कि जैसे एक बंदा यहाँ पर एक मछली दे रहा है तो दूसरा बंदा उसको फिर गेहूँ दे रहा है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हम बार्टर सिस्टम वहाँ पर था। तो ये हमने जाना कि वहाँ जो इकोनॉमी सिस्टम था हड़प्पा सभ्यता का वो कुछ इस तरह से था। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें हमने
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस तरह हुआ, वहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र पाए गए और उनकी हमने विस्तार से चर्चा की। साथ ही हमने जाना कि वहाँ की राजनीतिक सामाजिक स्थिति किस तरह से थी। आई होप कि आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाली अगली क्लास में हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।